हेलो एंड वेलकम टू हिमाचल न्यूज एनालिसिस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 1 दिसंबर से लेकर के 7 दिसंबर 2023 तक जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं उन्हें डिस्कस किया जाएगा इस वीडियो में। अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा और ये आपके हिमाचल के सभी एग्जाम के लिए रेलेवेंट होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं फिर आज की न्यूज़ से। तो ये आपके हर एक वीकली में एक एक वीडियो आपकी आती रहेगी, क्योंकि एक दिन में ज़्यादा न्यूज़ नहीं होती है, तो एक सप्ताह में इसको कवर करते जाएंगे। तो आगे बने रहने के लिए हमारे साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खैर, शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़ के साथ। पहली न्यूज़ है, हिमाचल रिजर्व 30% ऑफ पोस्ट ऑफ कांस्टेबल फॉर वुमेन। तो लड़कियों के लिए बहुत अच्छा चांस है ये अब, या बहुत अच्छी बात है ये कह लीजिए कि 30% यानी कि अभी जो 1226 वैकेंसीज आई थी, तो 1226 का 30% लगभग आपका 360 के आसपास आता है, 367 के आसपास। तो इतनी वैकेंसीज सिर्फ लड़कियों के लिए होगी और वो रिजर्व होंगी। तो ये बहुत अच्छी बात है। और किसके लिए इम्पोर्टेंट है ये आपका? विमेन एम्पावरमेंट के लिए और जेंडर इक्वालिटी के लिए। दो चीज़ें हैं, एक आपका विमेन एम्पावरमेंट, दूसरा आपका जेंडर इक्वालिटी। और इसमें हम हिंदी और मीडियम, दोनों मीडियम लेकर के चलेंगे। एक आपकी हिंदी की स्लाइड होगी और एक आपकी इंग्लिश की स्लाइड होगी। जैसा हमने पहले इंग्लिश में डिस्कस कर लिया है, दूसरी आपकी हिंदी में स्लाइड होगी। और इस की पीडीएफ जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। खैर, शुरुआत करते हैं। ये आपका विमेन एम्पावरमेंट क्या होता है? विमेन एम्पावरमेंट यानी कि लड़कियों को या महिलाओं को इस तरीके से सशक्त करना ताकि वो अपने डिसीजन खुद से ले सकें, अपनी फैमिली के लिए डिसीजन ले सकें, अपनी या कहीं बाहर जा रहे हैं तो उसके लिए उन्हें किसी से इजाज़त ना लेनी पड़े। यानी कि अपने तरीके से जीवन किस तरीके से जिया जाए। एक पैट्रियार्की होता है जिसमें सारे के सारे डिसीजन जो होते हैं वो मर्दों के द्वारा लिए जाते हैं। खैर, उसमें हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। एंड देन वी हैव जेंडर इक्वलिटी, यानी कि दोनों को इक्वल राइट मिलने चाहिए। अगर लड़कियों को आप लड़कों को आप राइट सारे दे रहे हैं तो लड़कियों को भी उतने ही मिलने चाहिए। तो वो होता है आपका जेंडर इक्वालिटी। तो अगर मर्दों की संख्या, अगर मर्दों की संख्या, मेन की संख्या अगर हम कहें पुलिस में आज की डेट में सबसे ज़्यादा है, महिलाओं की बहुत कम है, तो यानी कि यहाँ पर किस चीज़ का मुद्दा आ जाता है? जेंडर इक्वालिटी का। दोनों इक्वल नहीं है इसमें। अब देखेंगे वो भी हम कि कितना कितना परसेंटेज है लगभग दोनों का। यहाँ पर देखा जाएगा, बिहार possesses द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ women पुलिस पर्सनल, दैट इज 25.30%, फॉलोड बाई हिमाचल प्रदेश। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फॉर फिल्म पॉइंट ऑफ व्यू। हिमाचल में देखते हैं आप पहले नंबर पर बिहार, जहाँ पर महिलाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है पुलिस फोर्स में, और हिमाचल आता है आपका सेकेंड नंबर पर, फॉलोड बाई हिमाचल प्रदेश 19.15%। कितना? 19.15% महिलाओं की संख्या है पुलिस फोर्स में। एंड चंडीगढ़ एट 18.78%। तो ये तो रहा आपका पुलिस में या उसमें महिलाओं की जो संख्या है वो कितना है। दूसरा आपका टोटल स्ट्रेंथ ऑफ वुमेन इन द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज इज 3.68%। तो यहाँ पर आप देखिए कि जेंडर इक्वालिटी की बात कहाँ पर यहाँ पर आई, जेंडर इक्वालिटी की। तो उन्हें ज़्यादा सशक्त बनाने के लिए, विमेन को एम्पावर करने के लिए या जेंडर इक्वलिटी लाने के लिए ये रिजर्वेशन दी जाती है महिलाओं को। वैसे ही अन्य वर्गों के लिए भी रिजर्वेशन दी जाती है। तो यहाँ पर भी आप इस डाटा को आप याद रखिएगा, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव नेक्स्ट न्यूज, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सेंटर गेट्स एक्सीलेंस अवार्ड। कौन सी यूनिवर्सिटी? एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। The Farmers First Center of Chaudhary Shravan Kumar, Himachal Pradesh Agriculture University has been awarded the Best Performance Excellence Award by the Indian Council of Agricultural Research in Zone 1। किसमें मिला हुआ है ये जोन 1 में मिला हुआ है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और जोन 1 में कौन कौन आता है? जोन 1 यानी कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब एंड उत्तराखंड। इस जोन 1 में जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है हिमाचल प्रदेश की, जो श्रवण कुमार यूनिवर्सिटी है, उसे ये अवार्ड दिया गया है, एक्सीलेंस अवार्ड। किसके लिए दिया गया है, क्यों दिया गया है? द सेंटर हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स इनोवेटिव स्ट्रेटजीज एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए या इसके इनोवेटिव आइडियाज के लिए इसे दिया गया है। या हम कहें इस केंद्र को अपनी नवीन रणनीतियों और टिकाऊ कृषि पद्धतियों के लिए मान्यता मिली है। और चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के फार्मर फर्स्ट सेंटर, यानी कि जो फार्मर्स है उनकी फर्स्ट चॉइस यही रहती है कि यहाँ पर आपको उम्दा तरीके की एक्टिविटीज या उम्दा तरीके की जो फसलें हैं उन्हें किस तरीके से आगे उगाया जाए, या नवीनतम जो
रणनीतियां हैं वो, ये पद्धतियां जो हैं वो इसके द्वारा सामने लाई जाती हैं। तो ये है आपका जोन 1 के लिए सम्मानित किया गया है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन उत्कृष्टता पुरस्कार जोन 1। एक सेंटर आपको इसे ये याद रखना है, ये वाला इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट रीजनल वेजिटेबल रिसर्च स्टेशन कहाँ पर है? कटराई कुल्लू हिमाचल प्रदेश में। अलग अलग सेंटर है, देखिए मेन सेंटर है ये। उन मेन सेंटर में एक सेंटर ये भी है, और ये कहाँ पर है? ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, ह्यूमिड वेस्टर्न हिमालयन रीजन में पड़ता है। और ये कहाँ पर है? देखो जोन 1 में है। ये कहाँ पर है? जोन 1 में है। और मेन सेंटर का नाम याद रखिएगा, IARI रीजनल वेजिटेबल रिसर्च स्टेशन कटराई, आपका कुल्लू हिमाचल प्रदेश में है। देन इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कृषि विश्वविद्यालय के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय रीनेम्ड एज चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल कृषि विश्वविद्यालय इन जून 2001 वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 1 नवंबर 1978। जो भी एग्जाम है, जो छोटे एग्जाम है, उसमें डायरेक्टली ये क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि मान लीजिए पटवारी का है, क्लरिकल का है, या हम क्लास 4 के जो एग्जाम है, डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ जाता है कि चौधरी श्रवण कुमार यूनिवर्सिटी कब बनाई गई। तो ये बनाई गई है आपकी 1 नवंबर 1978 को, लेकिन इसका नाम चेंज कर दिया गया कब? 2001 में, जून 2001 में नाम रखा गया चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल कृषि विश्वविद्यालय। देन गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल हैज रैंक्ड दिस यूनिवर्सिटी at 14th position among all agriculture and allied sector institutions of the country। कितने नंबर पर है? 14वें नंबर पर है। अगर हम सिर्फ बात करते हैं एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज की, जो भी यूनिवर्सिटीज इससे रिलेटेड है, उसमें हिमाचल प्रदेश की जो चौधरी श्रवण कुमार यूनिवर्सिटी है, ये 14वें नंबर पर है। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वी हैव next news we have हिमाचल गवर्नमेंट टू ब्रिंग एजुकेशन स्कीम फॉर HIV अफेक्टेड किड्स। किसके लिए हिमाचल गवर्नमेंट जो है एक प्लान कर रही है कि HIV अफेक्टेड जो किड्स हैं उनके लिए एक नया एजुकेशनल स्कीम लाएगी। द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश अनाउंस्ड अ स्कीम टू प्रोवाइड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रन लिविंग विद HIV। उनके लिए HIV, जो भी HIV इन्फेक्टेड चिल्ड्रंस हैं, उनके लिए चिल्ड्रन है, उनके लिए ये स्कीम लाई जाएगी इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड बजटरी प्रोविजंस विल बी मेड फॉर इट। तो इसके लिए बजटरी प्रोविजन जो है वो लाए जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये बताया जाए कि इतने करोड़ इस स्कीम के लिए रखा जाएगा, जो भी किड्स HIV से इफेक्टेड हैं उनके लिए, afflicted है सॉरी। द स्टेट हैज अराउंड 5534 पर्सन लिविंग विद HIV। कितने लोग हैं? 5534 पर्सन विद लिविंग विद HIV, आउट ऑफ which nearly 300 are in the age group of up to 15 years। तो लगभग 5000 के आसपास, 5500 के आसपास हैं, और उसमें से लगभग 300 ऐसे हैं जिनकी एज मात्र 15 से भी कम है। तो 15 से भी कम एज के स्टूडेंट है, बच्चे हैं वो। इसमें अगर देखा जाए, क्योंकि 1 दिसंबर को ही आपका वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है, कमेंट सेक्शन में आप ये बता सकते हैं कि वर्ल्ड एड्स डे की इस बार की थीम आखिरकार क्या थी, बताइएगा कमेंट सेक्शन में आप। तो किस में सबसे ज्यादा है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? आप देख रहे हैं कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा है 1499। देन उसके बाद आता है आपका हमीरपुर, 1058 केसेस है। तो इस तरीके से ही आपके लगभग कितने हो गए? 5534 केसेस हो गए जो हिमाचल प्रदेश में है। तो गवर्नमेंट अभी इसके लिए प्लान कर रही है कि जो बच्चे अफ्लिक्टेड हैं HIV से, उनके लिए गवर्नमेंट न्यू एजुकेशन स्कीम लाएगी, और उसके लिए बजटरी प्रोविजन जो है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में लाई जाएंगी गवर्नमेंट के द्वारा। ये हिंदी में है, तो हिंदी वाली PDF मैंने कहा कि आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन वी हैव, इसी के बारे में आगे है, डॉक्टर्स रिपोर्ट्स दैट द स्टेट परफॉर्म वेल इन कंट्रोलिंग एंड मैनेजिंग द डिजीज, एनुअल डेथ एंड इन्फेक्शन रेट्स आर सिग्निफिकेंटली लोअर देन द नेशनल एवरेज। तो डॉक्टर्स कह रहे हैं, डॉक्टर का मानना है कि हिमाचल प्रदेश में जो हिमाचल स्टेट है वो इसे कंट्रोल और मैनेज करने के लिए बहुत अच्छा प्रयास कर रही है और प्रयासरत भी है, और इसकी जो इन्फेक्शन रेट्स है वो सिग्निफिकेंटली लो है। किसके? नेशनल एवरेज के। नेशनल एवरेज पे हम देखें तो नेशनली ये ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि केसेस, लेकिन हिमाचल प्रदेश में उतने नहीं हैं। लेकिन फिर भी हमें कंट्रोल तो इस पर करना ही पड़ेगा। द स्टेट वॉज मीटिंग द 95 टारगेट फॉर HIV डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड वायरल सप्रेशन। तो ये 95 टारगेट आखिरकार क्या है? तो ये कब आया? 2014 में। 2014 में ये 95 टारगेट जो आपको दिख रहा है वो इसी से संबंधित है। 95 डायग्नोसिस, 95
ट्रीटमेंट एंड वायरल सप्रेशन 95। तो इसी से संबंधित है ये 95, ये 95 हो गया और ये आपका 95 हो गया। क्या करना है हमें? द जॉइंट यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन HIV एड्स UN एड्स लॉन्च द 95 95 95 टारगेट्स। द मेन एम क्या है इसका? टू डायग्नोस 95% ऑफ ऑल HIV पॉजिटिव इंडिविजुअल्स। जो भी इन्हें जो HIV से पीड़ित लोग हैं उन्हें डायग्नोज करना। कितने? 95%। मान लीजिए 100 लोग HIV से अफेक्टेड हैं तो उसमें से 95 को 2030 तक डायग्नोज करना है। then we have provide एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ART जिसे कहते हैं फॉर 95% ऑफ दोज डायग्नोज्ड। जो डायग्नोज किए गए हैं उसके 90% फिर आगे उसके लिए ये ART जो थेरेपी है वो, और उसके बाद अचीव वायरल सप्रेशन फॉर 95% ऑफ दोज ट्रीटेड बाई 2030। 2030 तक ये तीन चीजें करनी है। पहला आपका डायग्नोज करना है 95% को, इसके 95% को ट्रीटमेंट देनी है, फिर वायरल सप्रेशन 95% बाई 2030। तो ये है आपका 95 95 95 टारगेट। इस तरीके से हिंदी में है बाई 2030 हमें ये करना है। तो किसका टारगेट है? UN एड्स फास्ट ट्रैक टारगेट्स। इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए भी आपका। देन वी हैव CUHP ISRO टू वर्क ऑन लाइटनिंग फोरकास्ट सिस्टम। CUHP मतलब से सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, कहा? धर्मशाला। तो वो और इसरो किस पर काम करेंगे? वर्क ऑन लाइटनिंग फोरकास्ट सिस्टम। CHUP and ISRO are collaborating to develop a system that predicts atmospheric lightning। कि लाइटनिंग जो है वो एटमॉस्फेयर में आखिरकार क्यों होती है। ये सिर्फ एटमॉस्फेयर में नहीं होती है, ये बादलों और बादलों के बीच में भी होती है। दो बादलों के बीच में होती है, बादलों और धरती के बीच में होती है। क्लाउड बर्स्ट आर now common in Himalayas and other regions of the world, indicating a shift in climate। lightning produce nitrous oxide। क्या करता है? जब ये lightning होती है तो ये प्रोड्यूस करता है nitrous oxide which causes irregularities in the environment। environment में irregularities आ जाती हैं in the environment। the project is significantly milestone in impactful research। तो अब देखते हैं जरा इसके बारे में थोड़ा और जानेंगे। तो CUHP और इसरो एक ऐसी प्रणाली विकसित करने के लिए सहयोग कर रहे हैं जो वायुमंडलीय बिजली की भविष्यवाणी करती है, या उसके बारे में और रिसर्च ज़्यादा की जाएगी। क्योंकि क्लाइमेट जो है वो अब चेंज हो रहा है, और अभी अभी हाल ही में जो हमारा गुजरा है 2023, उसमें हमने हिमाचल प्रदेश में बहुत लैंडस्लाइड देखा, बहुत वर्षा देखी, क्लाउड बर्स्ट देखे। तो वो क्लाउड बर्स्ट के लिए भी इसमें है कि बादल क्यों फटते हैं, क्लाउड बर्स्ट। तो देखिए क्लाउड बर्स्ट का थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। पहला जो ये पॉइंट होता है इसमें, तो मॉइस्ट एयर जो होती है वो ऊपर की ओर पहाड़ में इस तरीके से ऊपर की ओर जाती है। एनकाउंटर्स माउंटेन हिल एंड राइजेस अबव। ये जो है मॉइस्ट एयर ऊपर की ओर चल जाती है। फिर राइजिंग एयर कूल्स एंड कंडेंसेस, और ऊपर क्लाउड का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे ये मॉइस्ट एयर ऊपर की ओर जाती है, ये कंडेंस हो जाती है, बादल का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है। फिर वायलेंट अपवर्ड फ्लो ऑफ एयर प्रिवेंट्स द कंडेंसिंग रेन ड्रॉप फ्रॉम फॉलिंग टू द ग्राउंड। लेकिन ये नीचे की ओर नहीं आ जाते हैं, वो आपस में कंडेंस होते रहते हैं। नीचे से जो है मॉइस्चर ऊपर की ओर आती रहती है। अब ऊपर से देखिए वो पानी नीचे नहीं आया है। फॉर एग्जाम्पल ये जो है माउंटेन है, यहाँ से ऊपर की ओर गए हैं मॉइस्ट एयर, अब यहाँ का बादल का फॉर्मेशन हो गया है, लेकिन वो नीचे नहीं आया अभी तक, क्योंकि ये इसको अपवर्ड पुश करनी है। ये कहाँ पर ज़्यादातर देखने को मिलता है? वैलीज में। इसीलिए आपका कुल्लू वैली में सबसे ज़्यादा आपको बादल फटने वाले जो क्रियाएं हैं ये देखने को मिलता है, और ज़्यादातर ये वैलीज में ही होता है जहाँ पर एयर इस तरीके से ऊपर को राइज होती है। समर हिल वाला भी आप देखिएगा जब, तो वहाँ पर भी हिल एरिया से ही जो बादल फटा था, है ना, नीचे से इस तरीके से ऊपर का मॉइस्ट एयर का ऊपर की ओर उठना, और यहाँ पर बादल का फॉर्मेशन होना, उसको कंडेंस होना, ड्रॉपलेट्स का फॉर्मेशन होना, और वो ऊपर ही रहते हैं। एक पॉइंट ऐसा आता है जब वो ऊपर होल्ड नहीं हो पाते हैं, और उसी वक्त ये नीचे की ओर एक ही जगह पर वो बारिश हो जाती है और तेज वर्षा होती है। होल ऑफ द वाटरफॉल्स एट वन पॉइंट, तो एक ही जगह पर ज़्यादा बारिश हो जाती है, जिससे आप कहते हैं क्लाउड बर्स्ट। बारिश एक जगह पर अत्यधिक होना और कम समय पर होना, उसे ही आप क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। और दूसरा है आपका लाइटनिंग। लाइटनिंग का भी ऐसा ही होता है, सेम ऐसा तो नहीं होता है। लाइटनिंग का मतलब ये है कि भैया जब एयर राइज होती है ऊपर की तरफ,
क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है, लेकिन वो वाटर ड्रॉपलेट नीचे की तरफ नहीं आते हैं। तो उसमें क्या होता है, तो कंडेंस हो गए, वो यहाँ से वाटर ड्रॉपलेट ऊपर की ओर जा रहे हैं, ऊपर आइस का फॉर्मेशन भी हो जाता है। जब वो कंडेंस हो जाते हैं, टेम्परेचर बहुत कम है, लेकिन यहाँ से तो वाटर ड्रॉपलेट ऊपर की ओर जा ही रहे हैं, तो कंडेंस जो वाटर ड्रॉपलेट हैं जो बर्फ में बदल चुके हैं, यहाँ से और वाटर ड्रॉपलेट ऊपर की तरफ आ रहे हैं, आपस में टकरा जाते हैं। जब टकराते हैं आपस में तो वहां पर चार्ज का फॉर्मेशन होता है, एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन होता ही रहता है, होता ही रहता है, और नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज बहुत तेजी से बहता रहता है। जब वो तेजी से बहता है उसके बाद ये आपका लाइटनिंग का फॉर्मेशन होता है, या तो वो बादलों के बीच में भी होता है लाइटनिंग का फॉर्मेशन, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज उसमें भी है, या तो वो जमीन पर हो जाता है, क्योंकि जमीन पर भी आपका चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज ऊपर हो गया, पॉजिटिव चार्ज नीचे हो गया, तो नेगेटिव पॉजिटिव आपस में मिल जाएंगे और क्लाउड और लाइटनिंग का फॉर्मेशन हो जाता है, बिजली चमकना जिसे आप कहते हैं। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। इज एस्टेब्लिश अंडर द सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 2009 इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट। कब? 2009 में। किसके द्वारा? पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया। द यूनिवर्सिटी इज फंडेड एंड रेगुलेटेड बाय यूजीसी। तो यूजीसी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। द यूनिवर्सिटी बिकम फंक्शनल विद द अजम्पशन ऑफ चार्ज बाय द फर्स्ट चांसलर ऑन 20th of January 2010। इनेक्ट कब किया पार्लियामेंट ने? 2009। फंक्शन कब किया यूनिवर्सिटी ने? 2010 में। आगे चलते हैं जरा, तो अंत तक बने रहिएगा इसमें, क्योंकि अगर आप अंत तक बने रहेंगे तब आपके पास बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, इकट्ठी हो जाएंगी, 7 दिन में आपका एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, लगभग 40-45 मिनट में। नेरी गार्डन टू बूस्ट फॉर बर्मिलियन प्लांटेशन। बर्मिलियन का मतलब है जो आपका सिंदूर का प्लांट है। अब सिंदूर की मेडिसिनल वैल्यूज भी हैं और रिलीजियस वैल्यूज भी हैं, क्योंकि जब भी किसी की शादी होती है तो सिंदूर लगाया जाता है, और मेडिसिनल वैल्यूज भी हैं इसकी, जैसे ब्लड डिजीज किसी को है तो वो भी इससे प्रिवेंट हो जाती है, और अन्य अगर कोई बीमारी है तो वो भी इससे ठीक हो जाती है। तो इसकी मेडिसिनल वैल्यूज भी हैं और रिलीजियस वैल्यूज भी हैं। तो क्या किया जाएगा नेरी गार्डन में, इसके बारे में हम देखेंगे। तो नेरी गार्डन में बूस्ट किया जाएगा इसका प्लांटेशन को। हर्बल गार्डन एस्टेब्लिश्ड बाय द आयुर्वेदा डिपार्टमेंट इन हमीरपुर सक्सीडेड इन प्रोपेगेटिंग बर्मिलियन यानी कि सिंदूर प्लांटेशन। बर्मिलियन हैज ह्यूज डिमांड इन द लोकल मार्केट owing to its religious and medicinal use. A plant start bearing fruits in second year and can be harvested till 10 years. तो कब? एक साल 2 साल के अंदर अंदर, यानी कि पहले साल में उगाया तो नेक्स्ट साल में आपकी जो फसल है, यानी कि ये जो सिंदूर है या बर्मिलियन जो फूल है, वो हार्वेस्ट किया जा सकता है, और लगभग 10 साल तक, टिल 10 ईयर्स, तो 10 साल तक ये आपका चलता ही रहता है, ये आपको प्रोडक्शन देता ही रहेगा। नेक्स्ट वीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं जरा। द डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेदा हैज सेट अप 4 हर्बल गार्डन्स एंड 33 आयुर्वेदिक हॉस्पिटल इन द स्टेट्स। कितने? 4 आयुर्वेदिक 4 हर्बल गार्डन जो है हिमाचल प्रदेश में सेटअप किए गए हैं। इंपॉर्टेंट आपका प्रीलिम्स के लिए ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि ये हर्बल गार्डन आखिर कहाँ पर है। तो 4 कौन कौन से है? दो। द गार्डन आर इन जोगिंदर नगर, नेरी हमीरपुर जिसकी बात हमने अभी की, डमरेड़ा जो रोडू में है इन शिमला डिस्ट्रिक्ट, एंड जंगल झरेरा इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। तो कितने हो गए? 4। ये जोगिंदर नगर कहाँ पर हो गया? मंडी में। देन नेरी हमीरपुर में, धमरेरा रोडू में, और फिर आपका जगल झलेरा वो है आपका बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। इंपॉर्टेंट है 4। इसके अलावा 33 आयुर्वेदिक हॉस्पिटल भी हैं। द स्टेट विल डेवलप एग्रो टेक्निक्स फॉर कल्टिवेटिंग मेडिसिनल प्लांट्स टू supplement the income of farmers beside awareness is being created in the benefits of the medicinal plants। तो इससे क्या होगा? 2 चीजें हो जाएंगी। एक तो लोगों को अवेयर किया जाएगा कि भैया इसके ये यूज है, मेडिसिनल ये इसकी यूज है। दूसरा, इससे इनकम बढ़ जाएगी लोगों की, जो फार्मर है उसकी इनकम बढ़ जाएगी। मान लीजिए फार्मर है तो ये मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है इन्हें, और थोड़ी बहुत जानकारी डिपार्टमेंट के द्वारा दी जा रही है, तो ये थोड़ा बहुत अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, मेडिसिनल जो प्लांट्स है उनको ग्रो कर सकते हैं। तो 2 चीजें हो गई, एक इसकी मेडिसिनल वैल्यूज हो गई, दूसरा आपकी इनकम भी इसके साथ साथ में ही बढ़ गई। नेक्स्ट वी हैव नूरपुर डिस्पाइट सुप्रीम कोर्ट बैन लैंड अराउंड पोंग डैम बीइंग कल्टीवेटेड। तो क्या हुआ था कि 2000 में, या कहें हम 14 फरवरी 2000 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बैन लगा दिया गया था कि जो पोंग डैम है उसके साथ साथ में, उसके साथ लगते इलाके में वहां पर कल्टीवेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी आज तक वहां पर देखेंगे तो कल्टीवेशन हो रही है। क्या इसके रीजन है कि क्यों बैन लगाया गया था? बैन इसीलिए लगाया गया था क्योंकि यहाँ पर माइग्रेटरी
बर्ड जो है वो बहुत ज्यादा आते हैं, पक्षी जो है अलग अलग क्षेत्र से यहाँ पर आते हैं। तो अगर यहाँ पर कल्टीवेशन की जाएगी, उनका जो हैबिटेट है वो लॉस हो जाएगा। जिस तरीके से क्षेत्र में वो रहना चाहते हैं, अगर उनको वैसा वहां पर नहीं मिला तो वो हो सकता है फिर अगली बार ना आए। इसीलिए ये बैन इम्पोज किया गया था बाय सुप्रीम कोर्ट ऑन 14 Feb 2000। लेकिन ये हमें आज भी देखने को मिल रहा है, इसीलिए ये न्यूज में चला हुआ है। देखिए, तो वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो यहाँ पर फार्मर है रबी क्रॉप्स उगा रहे हैं यहाँ पर। एक्टिविटीज, दीज एक्टिविटीज आर हार्मफुल फॉर विंग्ड गेस्ट, मतलब से जो पंछी वाले हैं या पंख वाले जो गेस्ट आते हैं यहाँ पर, जो बाहर से पंछी आ रहे हैं, उनके लिए ये हार्मफुल है। Offenders have plowed land falling under the jurisdiction of the Nagarota Surian Wildlife Range. Thousands of the exotic migratory birds have thronged the wildlife sanctuary these days. अब इस दौरान क्या होता है कि बहुत सारे पक्षी जो हैं वो यहाँ पर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइबेरिया से यहाँ पर बहुत सारे पक्षी आते हैं, जो उनके लिए वाइल्ड लाइफ हैबिटेट का काम यहाँ पर करता है। लेकिन ये लॉस होता जा रहा है जब यहाँ पर लोगों के द्वारा कृषि की जा रही है इस रीजन में। नेक्स्ट वी हैव, इसी से ही, ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक कल्टीवेशन ऑफ द लैंड देयर इज कंसीडर डेट्रीमेंटल टू द विंग्ड गेस्ट। तो उनके लिए ये भयानक साबित हो सकती है जो बाहर से यहाँ पर आ रहे हैं, यानी कि वो यहाँ पर फिर से नहीं आएंगे। ओवर 1 लाख माइग्रेटरी बर्ड्स विजिट द वेटलैंड ड्यूरिंग द विंटर एवरी ईयर। तो विंटर में लगभग 1 लाख पक्षी यहाँ पर आते हैं, जो बहुत बड़ी मात्रा है। 1 लाख पक्षी का आना विंटर में। Environmentalists have been raising the issue of illegal cultivation with the wildlife department for the past several years। तो डिपार्टमेंट ये कर भी रहा है, लेकिन देखते हैं जरा क्या होता है इसमें। तो हर साल सर्दियों के दौरान 1 लाख से भी अधिक प्रवासी पक्षी आर्द्र भूमि में यहाँ पर आते हैं। अब हिंदी में आपको थोड़ा बहुत ज्यादा पढ़ना है तो आप पीडीएफ में पढ़ ही सकते हैं, है ना। देन वी हैव Union government had in 1999 notified the Pong Dam wetland area spread over around 300 square kilometer as the wildlife sanctuary under the Indian Wildlife Act 1972। तो इसे वाइल्ड सेंचुरी भी डिक्लेयर कर दिया गया है। कब 99 नोटिफाई द पोंग डैम, कब 1999 में। जो इसके 7 लाख का क्षेत्र है, 300 स्क्वायर किलोमीटर का। ये कुछ पक्षी हैं जो यहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड जो है यहाँ पर आते हैं। ओवर 1 लाख माइग्रेटरी बर्ड्स जो यहाँ पर विंटर में हर साल आते हैं। इट इज एलिज्ड that farmer who illegally cultivate these fertile lands used to poison migratory birds to save their crops। तो पक्षियों से बचाने के लिए यहाँ के लोग क्या करते हैं कि उन्हें जहर दे देते हैं, जहर दे करके या किसी और चीज से मार देते हैं। तो ये जो है इन्वायरमेंटलिस्ट या दूसरे लोग यहाँ पर ये मुद्दा उठाते रहते हैं कि ये इससे वो पक्षियों का जो भी है वो हैबिटेट या बायोम जो है उनका लॉस हो जाएगा इस पर। Then we have Himachali Hut to come up in Shimla to promote the state crafts and culture। हिमाचल हट न्यूज में चला हुआ, तो ये भी आपका एम्पावरमेंट से रिलेटेड हो सकता है। रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मिनिस्टर अनिरुद्ध सिंह कौन है? रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मिनिस्टर कौन है? तो वो है आपके अनिरुद्ध सिंह। ये भी आपको याद होना चाहिए क्लास 4 के एग्जाम के लिए। Has said a Himachal hut would come in the state capital to promote and preserve the state's varied craft and culture। तो इसलिए आपने देखा होगा कि कभी रिज पर भी, जो शिमला का रिज है वहाँ पर भी आपको इस तरीके की प्रस्तुतियाँ देखने को मिल जाती हैं, जहाँ पर हमारे कल्चर को बताया जाता है, ताकि वो हमारा जो कल्चर है वो प्रिजर्व हो सके, लोगों को उसके बारे में पता चल सके। स्टेट्स क्राफ्ट एंड कल्चर, weaving, carving, painting or stitching is considered to be the part of the life of Himachalis। Himachal is well known for designing shawl, especially in कुल्लू। कुल्लू शॉल है, टोपी है, इस तरीके से। The architecture, object shop, museum, galleries and craftsman charm with a variety of protected over time। perfected over time। तो वास्तुकला, वस्तुएं, दुकानें, संग्रहालय, दीर्घालय और शिल्पकार समय के साथ परिष्कृत विविधता से आकर्षित होते हैं, जो लोगों को यहाँ पर बताया जाता है। देन वी हैव हिमाचली धाम को पेटेंट लेने के लिए गवर्नमेंट अभी प्रयास कर रही है। अब हिमाचली जो धाम है उसे पेटेंट करवाया जाएगा, यानी कि कोई और वो नाम यूज नहीं कर सकता है कि हम भी हिमाचली धाम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पंजाब में जाएंगे आप, वो हिमाचली धाम बनाएंगे तो वो नहीं हो सकता है। पेटेंट किसके पास है? रहेगा हिमाचलियों के पास। ये हिमाचली धाम एक यूनिक चीज है। जब भी आप कहीं पर जाएंगे, मेले में जा रहे हैं, त्योहार में जा रहे हैं, शादियां हो रही हैं, कुछ भी हो रहा है, किसी का जन्म हो रहा है, पार्टी हो रही है, तो आपको वहां पर हिमाचली धाम देखने को मिलती है। वो तो अब थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन हो गया, जहाँ पर पार्टी जो होटल में करवाई जाती है, लेकिन होटल में भी ज्यादातर वो यही होता है ना
कहीं पर आपको लिखा मिलेगा हिमाचली धाम। कहीं पर होटल में जाएंगे, जो ढाबे होते हैं वहां पर लिखा होता है हिमाचली धाम। मंडी में फेमस है, जैसे कि यहाँ पर फेमस लिखा गया है, जो सिड्डू है, सिड्डू इन शिमला, सेपू बड़ी इन मंडी, एंड राजमा माद्रा इन चंबा, एंड असकली पतांदा इन सिरमौर। तो ये यहाँ पर फेमस है, हिमाचल प्रदेश में ये सब फेमस है। और ये किसका ये बनाते हैं, हिमाचली धाम का। हाल ही में एक वीडियो आई थी, आप देखिएगा उसको, यूट्यूब पर आई थी आई थिंक, तो उसमें भी हिमाचली धाम के बारे में बताया गया था। नेक्स्ट वी हैव द रूरल development department is making efforts to provide a platform and mobile phone app which will facilitate which will facilitate online marketing of the indigenously produced product by various self help groups। किसके द्वारा किया जाएगा ये, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के द्वारा। तो क्या किया है इन्होंने, एक तो आपका रूरल डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, एफर्ट्स कर रहा है इसके लिए टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म। एक तो आपका प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा रहा है इसके लिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन ऐप के तहत आपको फूड जो है वो वहां पर आप सेल कर सकते हैं। फूड सेल नहीं कर, वहां पर आप चीजें अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं। जैसे भी किसी चीज की मार्केटिंग है तो आपके लिए एक प्लेटफॉर्म तो चाहिए पहले, तो प्लेटफॉर्म तैयार कर कौन कर रहा है, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कर रहा है। सिमिलर फूड फेस्टिवल्स विल बी हेल्ड, तो फूड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करवाए जाएंगे। अभी हाल में ही मॉल पर आपने देखा होगा कि वहां पर हिमाचली धाम लगवाई गई थी। वही हिमाचली धाम ऐसी होती है, आप आनंद ले सकते थे। हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में फूड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करवाए जा सकते हैं, सो दैट द वास्ट वैरायटी एंड रिचनेस ऑफ द हिमाचली क्यूजीन एंड द धाम कैन बी enjoyed by the both locals and tourists. The holding of crafts and melas and food festival helps in providing a platform to artists to showcase their product and talent. तो इस तरीके के जो प्लेटफॉर्म है, इस तरीके के जो मंच है, लोगों का जो उनके बीच में उनके हाथों हाथों में टैलेंट है, जो उनके क्राफ्ट में टैलेंट है, उसे दर्शाने के लिए इस तरीके के प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ती है। कहाँ के लिए जरूरी है, मेंस के लिए, मेंस के लिए, कि हिमाचल प्रदेश में आप जो फॉर एग्जांपल जो यूनिकनेस है उसको आप किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं, यहाँ का जो क्राफ्ट है, यहाँ का जो खाना है, तो उसे किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सकता है और उसे किस तरीके से आगे फॉरवर्ड किया जा सकता है, लोगों तक उसे पहुंचाया जा सकता है। तो इस तरीके से उसे फॉरवर्ड करवाया जा सकता है, एक मंच तैयार करके। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फूड फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करवाना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर होल्डिंग क्राफ्ट एंड मेलास फूड फेस्टिवल, वही वाले कहानी, तो उनके टैलेंट को दर्शाया जा सकता है इस तरीके से। नेक्स्ट वी हैव हिमाचल मल्स रेजिंग एज ऑफ गर्ल्स मैरिज टू 21। तो क्या किया जा रहा है, देखिए, हिमाचल में लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाकर 21 साल करने का विचार किया जा रहा है। राज्य सरकार लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने पर विचार कर रही है। अभी तक हिमाचल, अभी देखते हैं आपकी जो लड़कियों की शादी करने की एज है वो 18 है, लेकिन अब हिमाचल गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है, प्रयास कर रही है, अभी इस पर सोच रही है कि ये एज जो है वो 21 कर दी जाए। अब क्यों 21 की जाए, अब लड़कों के लिए तो 21 है, अब लड़कियों के लिए 18 है। यहाँ पर भी जो जेंडर डिस्पैरिटी है आपको दिख रही है, डिस्क्रिमिनेशन है, सीधा सीधा लॉजिक तो कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी लड़कियों के लिए 18 की गई है, लड़कों के लिए 21 कर दी गई है। तो हिमाचल गवर्नमेंट अभी इस पर सोच रही है। अभी तक एट प्रेजेंट हम देखते हैं कि भारत और न्यूनतम विवाह की योग्य आयु क्या है, तो वर्तमान कानून क्या है, हिंदुओं के लिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955 दुल्हन के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और दूल्हे की न्यूनतम आयु 21 वर्ष पर निर्धारित करता है। कौन सा, ये हिंदू विवाह, हिंदू मैरिज एक्ट जो है। इस्लाम में यौवन प्राप्त कर चुके नाबालिग की शादी को वैध माना जाता है। इस्लामिक लॉ में, इस्लाम लॉ में जब कोई लड़की रिप्रोडक्शन एज में पहुंच जाती है तब उसे बालिग माना जाता है कि इसकी शादी करवाई जा सकती है। और रिप्रोडक्शन की जो एज है वो स्टार्ट हो जाती है 14 से, 13-14 से स्टार्ट हो जाती है। तो इसका मतलब इस्लाम लॉ में ये माना जाता है कि 13-14 साल की लड़की की शादी करवाई जा सकती है। इसीलिए आप देखते हैं कि इस्लाम में छोटी लड़कियों की जो उनकी उम्र कम होती है उनकी शादियां भी करवाई जाती है। चाइल्ड मैरिज आपको ज्यादा देखने को मिलती है। 1954 का विशेष विवाह अधिनियम और 2006 का बाल विवाह निषेध अधिनियम भी महिलाओं और पुरुषों के लिए विवाह के लिए सहमति की न्यूनतम आयु क्रमशः 18 और 21 वर्ष निर्धारित करता है। यही वाला आपका 18 एंड 20 कौन सा एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954 एंड प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट ऑफ 2006।
रीजन बिहाइंड द मिनिमम एज, अब इस मिनिमम एज के लिए रीजन क्या है? पहला रीजन तो आप ऐसे समझ सकते हैं क्योंकि अगर मिनिमम एज नहीं होती तो चाइल्ड मैरिज जो हो रही है वो ज्यादा हो जाती, और दूसरा इनके हेल्थ पर इफेक्ट पड़ जाता अगर बच्चों की शादी करवाई जाती। द लॉ प्रिस्क्राइब्स द मिनिमम एज ऑफ मैरिज टू एसेंशियली आउटलो चाइल्ड मैरिज का हो गया, एंड अब्यूज ऑफ द एंड प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ माइनर। चाइल्ड मैरिज एक्सपोज women to early pregnancy, malnutrition and violence, जिससे उनका मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल अत्याचार होता है। अर्ली प्रेगनेंसी इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट्स एंड अफेक्टेड द हेल्थ ऑफ अ मदर, तो हेल्थ ऑफ द मदर वो भी अफेक्ट हो जाती है। तो क्या क्या रीजन हो गया आपके? एक आपका हेल्थ अफेक्ट होती है, दूसरा आपका जो चाइल्ड मैरिज है वो प्रिवेंट हो रही है, अर्ली प्रेगनेंसी अगर हो जाती है तो उससे मल्यूट्रिशन, वायलेंस, जो उनके मेंटल, फिजिकल, इमोशनल जो अत्याचार होता है वो जो बता नहीं पाती हैं महिलाएं, वो होता है इससे। तो इसीलिए मिनिमम एज प्रिस्क्राइब की गई है 18 लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए 21 एज की निर्धारित की गई है। आर्ग्यूमेंट फॉर इंक्रीजिंग लीगल मैरिजेबल एज, तो आर्ग्यूमेंट क्या है इन फेवर, ये मेन वालों के लिए है। आर्ग्यूमेंट क्या है कि महिलाओं की जो एज है वो आखिरकार क्यों बढ़ाई जाए, इससे क्या हो जाएगा? तो इससे क्या होगा? प्रोटेक्शन ऑफ बेसिक राइट। पहली चीज, उनके बेसिक राइट की तो प्रोटेक्शन हो रही है। Protection of women against early and child marriage is a protection of their basic right, and this monumental step will lead to change in the relative legislative framework to provide a comprehensive right-based framework for the आधी आबादी, यानी कि जो आधी आबादी है उसके लिए कम उम्र और बाल विवाह के खिलाफ महिलाओं की सुरक्षा, उनके बुनियादी अधिकारों की सुरक्षा है। जो उनका बुनियादी अधिकार है वह हमारी इच्छा है कि कब हम शादी करें, या उनका बेसिक राइट होना चाहिए एक। और इस महत्वपूर्ण कदम से आधी आबादी के लिए एक व्यापक अधिकार आधारित ढांचा प्रदान करने के लिए संबंधित विधायी ढांचे में बदलाव आ जाएगा, जो भी कानून है उसमें बदलाव आ जाएगा। देन वी हैव ब्रिंगिंग जेंडर इक्वलिटी या जेंडर पैरिटी। सेक्शन 2A ऑफ द स्पेशल मैरिज एक्ट declares the legal marriageable age of for women as 18, while for men this age is 21. The difference seems to have no justifiable logic. तो इसका कोई justifiable logic है नहीं, तो ये क्यों आप महिलाओं की जो एज है उसे आप 18 रख रहे हैं और लड़कों की जो एज है उसे 21 रख रहे हैं शादी करने के लिए? तो इसमें कोई लॉजिक वाली बात है नहीं, जो कि आपका सेक्शन 2A ऑफ द स्पेशल मैरिज एक्ट डिक्लेयर करता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। द एज ऑफ वोटिंग कैन बी इक्वल फॉर मैन एंड वीमेन, तो सिंपल सी बात है, दोनों के लिए एज जो है वो, अगर वोट करना है किसी को 21 साल चाहिए, सॉरी, द एज ऑफ इस मैन एंड वुमेन, द एज टू consensually willful and validity enter into a contract is the same for men and women, so why not instill equality in the age requirement for marriage? तो अगर वोट देने का अधिकार के लिए जो एज है वो सेम है, तो शादी करने के लिए एज जो है वो सेम क्यों नहीं है दोनों के बीच में? तो आपका जेंडर पैरिटी वाला जो एक जो मुद्दा है वो सबसे इंपॉर्टेंट वाला है कि दोनों के लिए कुछ ज़्यादा डिफरेंस होने चाहिए। जब हम कहते हैं ना कि महिला और जो पुरुष है वो बराबर है, तो इसका मतलब ये भी बराबर होने चाहिए फिर। पंजाब टॉप्स, नेक्स्ट न्यूज है हमारे पास, पंजाब टॉप्स कंट्री विद मैक्सिमम ड्रग स्मगलिंग केसेस, हिमाचल प्रदेश इज सेकंड। तो ये चिंता का विषय भी है हिमाचल प्रदेश के लिए कि हिमाचल प्रदेश ड्रग स्मगलिंग में दूसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर पंजाब आता है, दूसरे नंबर पर हिमाचल प्रदेश आता है। तो पंजाब हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ ड्रग स्मगलिंग केसेस इन द country, while the state is overall third in the number of cases registered under all categories of the narcotic drugs and psychopathic substances NDPS। तो उसमें आपका किस नंबर आता है? द स्टेट इज ओवरऑल थर्ड नंबर पे आता है। ये किसके द्वारा बताया गया है? ये डाटा है आपका एनसीआरबी का डाटा फॉर 2022, 2022 के लिए, जो अभी जो प्रीवियस साल गुजरा है उसके लिए डाटा है। और ये कब रिलीज किया गया? 4/12/2023 को ये रिलीज किया गया कि 2022 में ये चीजें हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश जो है वो दूसरे नंबर पर आता है और पंजाब पहले नंबर पर आता है ड्रग स्मगलिंग पर, ड्रग स्मगलिंग के केस में। तो नशीली दवाएं अगर हम हिंदी में कहें तो, एज पर द रेट्स ऑफ एनडीपीएस केसेस पर लाख पॉपुलेशन, हर लाख पॉपुलेशन पर देखा जाए तो एनडीपीएस की बात कर रहे हैं सिर्फ हम। पंजाब टॉप्स द नेशन विद 24.3 ड्रग स्मगलिंग केसेस, while हिमाचल प्रदेश इज सेकंड विद 14.8। ये हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है 1 लाख पॉपुलेशन पर। with 26,619 26,619 overall FIR, Kerala surprisingly
has the highest number of cases under all categories of the NDPS Act in the country. तो सबसे ज़्यादा जो ये हो रही है FIR हो रही है वो कहाँ पर हो रही है? केरला में। अब पहले नंबर पर तो है नहीं कि यहाँ पर ड्रग्स स्मगलिंग सबसे ज़्यादा हो रही है, लेकिन जो FIR हो रही है, FIR सबसे ज़्यादा हो रही है केरला में। क्यों हो रही है? एजुकेशन सबसे ज़्यादा है। एक केस ये भी हो सकता है ना कि एजुकेशन सबसे ज़्यादा है, लोग ज़्यादा अवेयर हैं, तो वो FIR भी करवा सकते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में ऐसा है नहीं। लोग समझते हैं कि भैया हम क्यों ही इस चक्करों में पड़े रहेंगे, तो इससे अच्छा है इसको ड्रग्स का काम करने दो, स्मगलिंग का काम इसे करने दो। क्योंकि ये थोड़ा-सा ट्रेडिशन अब हिमाचल प्रदेश की ऐसे आ रहा है, पंजाब से ही संबंधित है। तो पंजाब में पहला नंबर पर आ गया और पंजाब से सप्लाई होती है हिमाचल प्रदेश में। इसके लिए हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट जो है वो अलग-अलग प्रयास भी कर रही है और वो प्रयासों के बारे में हम देखेंगे अभी। द एनसीआरबी रिपोर्ट्स डिवाइड्स द केसेस इनटू 2 कैटेगरीज। तो 2 कैटेगरीज में एनसीआरबी ने अपना डाटा जो है नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो ने 2 केसेस में इसको डिवाइड किया है। पहला है आपका पर्सन फ्रॉम हुम ड्रग्स वर रिकवर्ड फॉर पर्सनल कंजप्शन। एक तो है पर्सनल कंजप्शन के लिए जो यूज हो रहा है, दूसरा है दोज हु कैरिड ड्रग्स फॉर स्मगलिंग। तो एनसीआरबी ने कहा कि भैया पहले लोग तो वो हैं जो अपने पास ड्रग्स जो है वो यूज रखते हैं पर्सनल यूज के लिए, दूसरे वो लोग हैं जो इसको सप्लाई के लिए यूज कर देते हैं कि कहीं से यहाँ सप्लाई करनी है, यहाँ सप्लाई करनी है ड्रग्स की। तो 2 केसेस बनाए हैं एनसीआरबी के डाटा ने। तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा हिमाचल गवर्नमेंट के द्वारा कुछ इनिशिएटिव चलाए गए हैं इसे या ड्रग्स का यूज कम करने के लिए, इसके बारे में अवेयरनेस लाने के लिए। पहला है आपका रजिस्टर नंबर 29। रजिस्टर नंबर 29 अभी की बात नहीं, ये दो बात है 2021 की। हिमाचल प्रदेश हैज इंट्रोड्यूस अ रजिस्टर नंबर 29 एट ऑल इट्स पुलिस स्टेशन टू मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ ड्रग पेडलर्स। जो भी ड्रग्स लेकर के घूम रहे हैं उनका रिकॉर्ड रखने के लिए रजिस्टर नंबर 29 रखा गया है। एंड अदर इन्वॉल्व इन द इलीगल ड्रग ट्रेड। दिस वॉज अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव ऑफ द कंट्री स्टार्टेड एट द behest of the डायरेक्टर जनरल ऑफ डीजीपी जो संजय कुंडू है उनके द्वारा इसको शुरुआत की गई थी। फिर दूसरा है आपका प्रथम के लिए क्या किया, अभी हाल ही में चला था ये, सोशल मीडिया पर भी आपने देखा होगा कि लोग इसका प्रमोशन भी कर रहे थे। हिमाचल प्रदेश पुलिस हैज लॉन्च प्रथम वाइप आउट ड्रग्स। क्या करना है? ड्रग्स को वाइप आउट करना है। अ कैंपेन in the collaboration with the youth of Himachal Pradesh to fight against the emerging problem of drug abuse। तो इसे कम करने के लिए सोसाइटी में से बताने के लिए लॉन्च कब किया गया? 25 फरवरी 2023 को पुलिस हेडक्वार्टर शिमला से। देन वी हैव रुस्तम, ये रुस्तम की लॉन्च किया गया है सोलन जो पुलिस स्टेशन है उनके द्वारा। टू स्टॉप द मेंस ऑफ द एंड सेव द यूथ, द सोलन पुलिस डिपार्टमेंट हैज कम अप विद अ न्यू इनिशिएटिव या यूनिक इनिशिएटिव प्रोजेक्ट रुस्तम। इस प्रोजेक्ट के तहत क्या होगा? अंडर द प्रोजेक्ट रुस्तम मीनिंग वॉरियर, रुस्तम का मतलब हुआ वॉरियर, आर द यूथ इन द एज ग्रुप ऑफ 14 to 35, 14 से 35 के बीच में जो लोग हैं जो ड्रग्स के आदी हो चुके हैं लेकिन वो उससे बाहर निकलना चाहते हैं, वो उनके लिए चलाया गया है आपका प्रोजेक्ट रुस्तम, मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं। नेक्स्ट न्यूज वी हैव हिमाचल प्लान्स टू सेट अप नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट इन हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश क्या कर रहा है? अब एक नया नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया जा रहा है हमीरपुर में, क्योंकि कैंसर की पेशेंट की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है और अभी तक हिमाचल प्रदेश में सिर्फ एक ही कैंसर हॉस्पिटल है जो कि आपका है आईजीएमसी में। राइजिंग केसेस ऑफ एट आईजीएमसी, यहाँ पर देख रहे हैं 2018 में 24,000 केसेस, 2022 में देखिए 29,720 केसेस। In the view of rising cancer cases in the state, the government has decided to set up a national cancer institute in Hamirpur। तो हमीरपुर में ये ओपन किया जाएगा प्रदेश में जो बढ़ते कैंसर की हालात है उनको देखते हुए। द प्रोजेक्ट इज लाइकली टू कॉस्ट 200 करोड़, 200 करोड़ से बनेगा ये। इफ अप्रूव द सेंटर विल फंड इट ऑन द 90 and 10 रेशियो, 90 और 10, यानी कि अगर 100 करोड़ है तो 90 करोड़ जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 10 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट देगी। देन कैंसर केसेस आर राइजिंग इन द स्टेट, यही यहाँ पर लिखा हुआ है। शिमला ऑलरेडी हैज एन एस्टेब्लिश्ड कैंसर center on the premises of Indira Gandhi Medical College IGMC and hospital. Around 80 to 90% of the cancer patients came here for treatment from all over the state. Also the IGMC is the only medical college offering PG and MD courses in oncology। oncology यानी कि कैंसर से की पढ़ाई से संबंधित उसको आप ऑन्कोलॉजी कहते हैं, तो इसे भी आप याद रखिएगा। इतना हमारा हो गया शिमला
एकमात्र जहाँ पर पीजी और ऑन्कोलॉजी की जो स्टडी है वो करवाई जा रही है, और मेडिकल कॉलेज एकमात्र ऐसा ही है। और 80 to 90% जो लोग हैं वो सिर्फ जो कैंसर के पेशेंट हैं वो यहाँ पर अपने ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, एक ही ऐसा हॉस्पिटल है। इसलिए अब नया कैंसर हॉस्पिटल कहाँ पर बनने जा रहा है या बनेगा, अगर सेंटर अप्रूव करता है तो हमीरपुर में 90 और 10 के रेशियो में बनेगा वो। ओके, नेक्स्ट न्यूज वी हैव परमवीर चक्र डे सेलिब्रेटेड एट गोरखा ट्रेनिंग सेंटर एट सुबाथू। तो सुबाथू में परमवीर चक्र डे सेलिब्रेटेड कहां पर किया गया? एट गोरखा रेजिमेंट, सॉरी, गोरखा ट्रेनिंग सेंटर एट सुबाथू। परमवीर चक्र यानी कि पीवीसी डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन एट 14th गोरखा ट्रेनिंग सेंटर सुबाथू टुडे फॉर कमेमोरेटिंग द मार्टरडम ऑफ कैप्टन गुरबच्चन सिंह सलारिया। कैप्टन गुरबच्चन सिंह सलारिया परमवीर चक्र से सम्मानित जिन्हें किया गया था मृत्यु के पश्चात। तो सुबाथू स्थित गोरखा प्रशिक्षण केंद्र में परमवीर चक्र दिवस मनाया गया। गुरबच्चन सिंह या कैप्टन गुरबच्चन हैज attained martyrdom on December 5, 1961. As part of the task of 31 Gorkha Rifles, he was ordered to clear a roadblock wherein his team neutralized 40 rebels as a part of UN peacekeeping force in Congo. He is the first and only PVC awarded in United Nations mission till date. एग्जाम के लिए जरूरी परमवीर चक्र एकमात्र ऐसे हैं जो यूनाइटेड नेशन पीस मेकिंग फोर्स में थे कांगो में, जहां पर उनकी शहीद हो जाते हैं वो। The cantonment board a road was named after Captain Gurbachan Singh Salaria PVC a परमवीर मार्ग, क्या लिखा गया नाम पर रखा गया, इनके नाम पर परमवीर मार्ग रखा गया है। नेक्स्ट न्यूज वी हैव मंडी वर्स्ट सोलन एट सेकंड स्पॉट इन वायलेंट क्राइम्स इंडेक्स। वायलेंट क्राइम इंडेक्स की अगर बात की जाए तो उसमें मंडी सबसे खराब पोजीशन पर है और सोलन सेकंड स्पॉट पर आता है अगर स्टेट की बात की जाए तो। मंडी is the worst performer followed by Solan in the violent crime index 2022 which takes 3 crimes, 3 crimes, एक आपका रेप, मर्डर एंड डॉरी डेथ्स, ये 3 है यहाँ पर। तो वायलेंट क्राइम में पहला आ रहा आपका रेप, दूसरा आ रहा आपका मर्डर और तीसरा आ रहा आपका डॉरी डेथ्स, यानी कि दहेज के कारण किसी की डेथ हो रही है, किसी का रेप हो रहा है, किसी का मर्डर हो रहा है। तो वायलेंट में सबसे पहले नंबर पर आता है मंडी। मंडी में सबसे ज्यादा ये घटनाएं देखने को मिलती हैं, उसके बाद फिर आपका सोलन में देखने को मिलती है। Among all three crimes, the number of cases registered for dowry deaths is least in all districts. The data has been standardized with per 10,000 of the population. The state has 12 districts, whereas 2 tribal districts reflect contradicting pictures. तो यहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। The result released recently by the Economic and Statistics Department, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है ये भी आप याद रखिएगा। That the tribal district of Lahaul Spiti has a low crime rate and violent crime score stood at 0.9999%. नामात्र। A high violent crime score indicated lower crime rate. The other tribal district of Kinnaur, however, figures at 10th position in crime index, indicating higher crime index. तो यहाँ पर आपको higher crime index देखने को मिल रहा है, लेकिन लाहौल स्पीति में low crime rate आपको देखने को मिल रहा है। हमीरपुर stood at 11th position in the index. हमीरपुर 11th position पर है, जिसका स्कोर ये है। स्कोर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, अपने डिस्ट्रिक्ट की आप याद रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल बिलासपुर 0.79, कांगड़ा 0.770, फिर आपका चंबा हो गया, शिमला हो गया, इस तरीके से 6 districts exhibited low crime rate than the state's average of 0.668. तो 0.668 is average और 6 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो इससे कम ही है वो। The other 6 districts comparatively indicate a higher crime rate which also higher than the state's average crime. 6 डिस्ट्रिक्ट जो है वो हायर क्राइम रेट बता रही है, 6 डिस्ट्रिक्ट लो क्राइम रेट बता रही है, और ये 6 डिस्ट्रिक्ट वो हैं जिसमें एवरेज से भी ज्यादा है, एवरेज से भी ज्यादा बता रहे हैं वो। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट हैज क्राइम रेट इंडेक्स, यहाँ पर आपको 0.650 और यहाँ पर था 0.668। फिर आपका सिरमौर हो गया, सोलन हो गया एंड मंडी। Solan district comprises 2 police districts of the Solan and Baddi with cases of crime against women being high in latter. तो महिलाओं के खिलाफ जो यहाँ पर क्राइम हो रहे हैं उनका रेट यहाँ पर सबसे ज्यादा है। A majority of them are attributed to the migrant population, जो बाहर से आए हुए लोग हैं, which work in the industries hub of the Baddi, Baroti, Nalagarh. The area houses more than 90% of the state's industries. जहाँ पर हिमाचल प्रदेश की लगभग 90% इंडस्ट्रीज हैं और वहाँ पर आपको सबसे ज्यादा
क्राइम आपको वहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोजेक्ट टू प्रिजर्व एनिशिएंट भोटी लैंग्वेज लॉन्च्ड इन लाहौल एंड स्पीति विलेज। तो लाहौल स्पीति में ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है भोटी लैंग्वेज को प्रिजर्व करने के लिए। जो भोटी लैंग्वेज जो है पुरानी लैंग्वेज है, इसे प्रिजर्व किया जाना चाहिए। और यहाँ के लोग सड़कों पर भी उतरे हैं, उन्हें आंदोलन भी किया कि मुझे भोटी लैंग्वेज का प्रिजर्वेशन किया जाना चाहिए। तो इसके लिए अब प्रोजेक्ट चलाया जाएगा एक भोटी वन ऑफ द एनिशिएंट लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड हैज बीन रीइंट्रोड्यूस्ड इन द 5 विलेजेस। इसको रीइंट्रोड्यूस किया गया है ताकि उसे प्रिजर्व किया जा सके। ऑफ लाहौल स्पीति इज टेक अंडर अ पायलट प्रोजेक्ट टू प्रिजर्व फ्रॉम एक्सटिंक्शन, ताकि ये फिर लुप्त ना हो जाए। लाहौल स्पीति डिप्टी कमिश्नर जो राहुल कुमार है इनॉग्रेटेड द प्रोजेक्ट। क्या क्या उन्होंने लर्निंग थ्रू लैंग्वेज भोटी, लर्निंग थ्रू लैंग्वेज भोटी यानी कि भोटी लैंग्वेज के तहत कुछ सीखना। तो 5 विलेजेस में से लॉन्च किया गया है। वो 5 विलेजेस ये हैं। तो नाम आप याद रखने की जरूरत वैसे है नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आप ये याद रखिए 5 गांव में इसे लॉन्च किया जाएगा इस प्रोजेक्ट को, और उन्हें भोटी लैंग्वेज में कुछ सीखने को मिलेगा ताकि उसे प्रिजर्व किया जा सके। द प्रोजेक्ट वॉज इनिशिएटेड बाई पाटा ट्रांस हिमालयन एम्पावरमेंट सोसाइटी एंड EFG फाउंडेशन, एजुकेशन फॉर फ्यूचर जनरेशन फाउंडेशन इज अ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन वेस्ट अफ्रीका घाना। तो इनके द्वारा ये प्रोजेक्ट जो है इनिशिएट किया गया है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिए कि किसने शुरू किया है। द एनिशिएंट भोटी लैंग्वेज यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई है। द प्रोजेक्ट विल रन फॉर 3 months कवरिंग द 5 विलेजेस। 3 महीने के लिए चलेगा, कवरिंग 5 विलेजेस। द पीपल ऑफ लद्दाख हिमाचल प्रदेश को याद रखिएगा। द पीपल ऑफ लद्दाख हिमाचल अरुणाचल एंड सिक्किम हैव बीन अर्जिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इंक्लूड द भोटी लैंग्वेज इन 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कोशिश कर रहे हैं कि इसे 8th शेड्यूल में डाला जाए। 8th शेड्यूल में क्या है? लैंग्वेजेस। तो उसे उसमें भोटी लैंग्वेज को भी मान्यता मिलनी चाहिए। इसके लिए लद्दाख हिमाचल अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को अर्ज भी कर रहे हैं। इन द पास्ट द पीपल हैड हेल्ड प्रोटेस्ट अक्रॉस द कंट्री टू प्रेस फॉर देयर डिमांड। तो अपनी डिमांड के लिए उन्होंने प्रोटेस्ट भी किए हैं। नेक्स्ट न्यूज हमारे पास है हिमाचल प्रदेश हैड सेकंड लोएस्ट सुसाइड रेट इन द कंट्री। 2022 की रिपोर्ट है, एनसीआरबी का डाटा है जो हमने अभी पहले भी देखा। तो एनसीआरबी के डाटा के तहत अगर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश स्टूड सेकंड लोएस्ट हाईएस्ट सेकंड लोएस्ट सुसाइड रेट इन द कंट्री। Himachal Pradesh has the second lowest suicide rate across the country in 2022, stated the latest data released by NCRB के द्वारा जो डाटा रिलीज किया गया है। And Manipur recorded the lowest rate. मणिपुर में lowest और हिमाचल प्रदेश में second lowest. As per NCRB record, Himachal Pradesh has registered 27.6% decline in suicides in 2022, which is important. ये हिमाचल प्रदेश में सुसाइड के जो केसेस हैं उसमें डिक्लाइन आया है, और वो कितना आया है? वो आया है 27.6% डिक्लाइन आया है हिमाचल प्रदेश में 2022 में। तो हमें इसका थोड़ा पहले पता होना, कंपेयर टू 2021, while Manipur which has the lowest rate in the same year has registered decline in 46.9%। यहाँ पर 46.9% का डिक्लाइन आया, हिमाचल प्रदेश में 27.6% का डिक्लाइन आया है। As many as, इसको भी याद रख सकते हैं आप, as many as 644 पर्सन died by suicide in 2022। तो 2022 में 644 लोगों ने सुसाइड के कारण डेथ की, सुसाइड के कारण उन्हें आत्महत्या की उन्होंने। कंपेयर टू 889 पीपल हु एंडेड देयर लाइफ इन 2021। तो 2021 में आप देखते हैं 889 लोगों ने आत्महत्या की। द स्टेट हैड रजिस्टर्ड एन इंक्रीज ऑफ 3.7% इन सुसाइड इन 2021 एज कम्पेयर टू 2020, क्योंकि 2020 में आपका 857 लोगों ने आत्महत्या की थी। तो सीधा सीधा आपको ये याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश में डिक्लाइन आया है 2022 में, एनसीआरबी का डाटा है, और 27.6% का डिक्लाइन आया है। सेकंड लोएस्ट है, पहला जो लोएस्ट है वो है आपका मणिपुर, सेकंड पे आता है हिमाचल, सेकंड लोएस्ट की बात होती है। कीपिंग टैब्स ऑन अननेचुरल डेथ। तो ये अननेचुरल डेथ यानी कि अप्राकृतिक मौतों पर नजर रखी जाएगी, किस तरीके से डेथ हो रही है, कारण क्या है इसका। तो वी हैव बीन कंटिन्यूअसली कीपिंग अ टैब ऑन द unnatural deaths and suicide in the state. We have set up, जो डिपार्टमेंट ये कह रहा है, we have set up special suicide prevention and helplines, हेल्पलाइन डिसाइड की, हेल्पलाइन ये रखी गई है। तो इस पर आप लोगों को भी अवेयर कर सकते हैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर, अलग अलग जगह पर जो कुछ परेशानियों से गुजर रहे हैं
ताकि उन्हीं की जो परेशानियां हैं वो सुनी जाए। और कहाँ पर सुनी जाएगी? इस नंबर पर। कोई भी इनसे बात कर सकता है, अपनी प्रॉब्लम्स बता सकता है, शेयर कर सकते हैं, और उनका कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो मिल ही जाएगा। लेकिन पहले प्रॉब्लम्स तो शेयर करनी पड़ेंगी, ताकि वो सुसाइड से बच सके, वो आत्महत्या से बच सके, चाहे उनके मेंटल स्ट्रेस हो, चाहे फाइनेंशियल दिक्कत हो, चाहे कुछ भी हो। लेकिन बताना चाहिए पहले, भैया ऐसी प्रॉब्लम है कुछ। 28 हरियाणा, पंजाब, एचपी डिस्ट्रिक्ट्स अमंग 310 मोस्ट वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज। 28 जो है, हिंदी में अगर कहें तो जलवायु परिवर्तन के प्रति 310 सबसे संवेदनशील जिलों में हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश के 28 जिले शामिल हैं। जो जहां पर आपको क्लाइमेट चेंज नजर आ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इससे फसलों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके लोगों के जीवन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इन्वायरमेंट क्या पर इफेक्ट क्या पड़ेगा, दे आर मोस्ट वल्नरेबल। एक व्यापक मूल्यांकन ने देश भर में कुल 310 जिलों को जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों के प्रति सबसे संवेदनशील के रूप में पहचाना है। इनमें से 109 बहुत उच्च भेद्यता श्रेणी में आते हैं, जबकि 201 अत्यधिक संवेदनशील श्रेणी में आते हैं। इसका मतलब यह है 109 fell in the very high vulnerability category, while 201 were designated highly vulnerable। अब ये आपको मैप दिख रहा है, मैप थोड़ा सा आप जूम भी कर सकते हैं, वो आप पीडीएफ से भी देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए 50%, है ना। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, अलग अलग इसमें बताया गया है। द कैटेगराइजेशन हैज बीन meticulously carried out under the National Innovation on Climate Resilient Agriculture and initiative aimed for fortifying the agriculture sector against the impact of the climate change। भैया क्लाइमेट चेंज का आखिरकार फसलों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, एग्रीकल्चर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वही सब चीजें हैं। फिर हिमाचल प्रदेश की 8 डिस्ट्रिक्ट वेरी हाई वल्नरेबिलिटी, जैसे चंबा, मंडी हो गया। फिर ये हाईली वल्नरेबल में कांगड़ा, कुल्लू, हमीरपुर, बिलासपुर और शिमला। ये हो गई ना आपकी 1 2 3 4 5 6, ये होगी 7 और 8, 8 डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश की। 8 डिस्ट्रिक्ट उसमें से 2 आती हैं आपकी वेरी वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स में, तो चंबा और मंडी। हाईली वल्नरेबल में आती है कुल्लू, कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर और शिमला, किन्नौर। ये 2 फैक्टर भी आप याद रख सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि 8 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो 8 में से 2 यहाँ पर हैं, 2 चंबा और मंडी, और जो 6 डिस्ट्रिक्ट है वो इधर है। यही तो कहानी है ना, ये वाली अत्यधिक भेद्यता, चंबा और मंडी। ये हो गया आपका चंबा एंड मंडी, इसमें आती है। तो हाई, वेरी हाई वल्नरेबिलिटी का मतलब ये है क्लाइमेट वेरिएबिलिटी एंड एक्सट्रीम वेदर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। लो एडेप्टिव कैपेसिटी एंड नेट इरिगेटेड एरिया, प्रोजेक्टेड डिक्लाइन इन रेनफॉल, रेनफॉल में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। रेन फेड फार्मिंग एंड वेक्टर डिजीज यहाँ पर आपको ज्यादा देखने को मिलती है। हाईली वल्नरेबल का मतलब क्या है, उच्च भेद्यता का मतलब क्या है, हाई लाइवलीहुड डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, क्योंकि 6 डिस्ट्रिक्ट में आप देख रहे हैं कि हाई वल्नरेबल जो लाइवलीहुड डिपेंडेंस है वो किस पर है, वो एग्रीकल्चर पर है। देन low irrigation coverage, rise in temperature, low extent of technology inputs, rise in usually hot, cold and frost days। किन्नौर वाले रीजन या दूसरे वाले रीजन में आपको ये देखने को मिल रहा है। तो इसी के साथ आपकी जो न्यूज़ है, जो भी 1 से लेकर के 7 तक थी, वो कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो थोड़ी सी लंबी है, क्योंकि न्यूज़ बहुत सारी कवर करने को थी और प्रीलिम और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करने की थी। आप अपने जो सजेशन है वो कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं कि ये चीज़ें और इम्प्रूव की जा सकती हैं, हम उससे ज़रूर कोशिश करेंगे उस पर भी। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, चाहे आप अपने स्टेटस में, चाहे किसी ग्रुप में। तो इतनी सी मदद आपकी चाहिए होगी, बाकी मदद हम आपकी कर देंगे। जो भी करंट अफेयर है वो हफ्ते में आता ही रहेगा आपको, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ चलती ही रहेंगी। और साथ में जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। 2 टेलीग्राम के ग्रुप आपको लिंक में मिल जाएंगे, जहाँ पर एक तो फ्री पीडीएफ है, दूसरा जहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। कहीं पर भी आपको डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ, या नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ। टिल देन, थैंक यू।